हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी रेडी हैं नए क्लास के लिए? तो आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ। आज हम विज्ञान विषय की क्लास लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये हाथ में क्या है? हाँ, मेरे पास है एक गुब्बारा, बलून या फुग्गा, है ना। तो ये अभी कैसा दिख रहा है? बिल्कुल चपटा सा है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें लंबी सांस ले करके इसके अंदर सांस छोड़ूंगी, ठीक है। ये देखिए, ये जो गुब्बारा था, है ना, वो फूल गया। कैसे फूल गया? बिल्कुल सही जवाब। मैंने इसके अंदर क्या भरी? हवा भरी, ठीक है ना। आप सभी जानते हो, खेलते हो इस गुब्बारे के साथ में, है ना। तो मैंने इसके अंदर हवा भरी। तो आज हम इसी हवा के बारे में पढ़ेंगे। वायु, है ना, जिसे वायु भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, पवन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके पर्यायवाची नाम हो गए। तो आज हम देखेंगे वायु। आप सभी जानते हो कि हमारा जो जीवन है, सभी जीवधारियों का, पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर मनुष्य, हम सभी के लिए जीवित रहने के लिए श्वसन जरूरी है। और श्वसन क्रिया में हम क्या लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन की गैस लेते हैं। सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी जीवधारियों के लिए। और इसके अलावा ऑक्सीजन को तो हम श्वसन में लेते ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं ऑक्सीजन के, इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। वायुमंडल में आप सभी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में और बहुत सारी गैसें हैं, है ना। कौन कौन सी गैसें हैं देखें। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ नाइट्रोजन, जिसका संकेत है N2, ये हमारे वायुमंडल में 78% है। ऑक्सीजन, इसे O2 से प्रतीक है इसका, ये है 21%। आर्गन, ये है 0.04%। जल वाष्प भी है। कार्बन 0.03% है। सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें और धूल के कण, ये सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, ठीक है। और वायुमंडल में इन सभी गैसों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है वायुमंडल में इन सभी गैसों का। और इसके अलावा जो हवा होती है, वायु होती है, उसके और क्या कार्य हैं? वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो तो हम श्वसन में लेते ही हैं, सारे जीवधारी लेते हैं। इसके अलावा इन वायु या इन गैसों का और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कि हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है उसका नियंत्रण भी वायु के द्वारा होता है ना। पृथ्वी में कभी गर्म मौसम होता है, कभी ठंड का मौसम, कभी बरसात, है ना, कभी गर्म ठंड का हमें अनुभव होता है, तो वो सभी भी वायु के कारण होता है। और मतलब तापमान का नियंत्रण, और बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ करके जाना, है ना, वो भी वायु के द्वारा ही संभव है। तो इस तरह से और वर्षा का होना, ये सभी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि वायु के द्वारा ही संभव है, ठीक है। और हमने देखा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिश्रित है। देखिए बहुत सारी गैसें हैं यहाँ पर हमारे वायुमंडल में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल कैसा है? गैसों का मिश्रण है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, मिला हुआ है, ठीक है। और
हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 16 से लेकर के 23 किलोमीटर यदि ऊपर जाते हैं, है ना, रोड में तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कैसा होता है। यदि हम पृथ्वी की ऊंचाई से 16 से लेकर 23 किलोमीटर तक ऊंचा जाएं आगे ऊपर की ओर, तब वहाँ हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर में एक परत बनी हुई है ना। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी की जो सतह है ना, यहाँ से 16 से 23 किलोमीटर यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक परत बनी हुई है, मोटी परत। इस परत को कहते हैं ओजोन परत। ठीक है, इस परत को कहते हैं ओजोन परत। इस ओजोन परत का भी बहुत ज़्यादा कार्य है। क्या कार्य करता है ओजोन परत? जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, है ना, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण जो है, जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, उनमें जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको जो है हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, ओजोन परत का क्या कार्य है, क्यों महत्व है ओजोन परत का? ये ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों को हमारी पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं हानिकारक होती हैं। ये कैसी किरणें होती है? हानिकारक किरणें होती हैं। यदि ये ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो डायरेक्ट सीधे हमारे हम पर पड़ती, या यहाँ पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब पर पड़ती और कुछ ना कुछ उसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता। यदि हम मनुष्यों पर यदि ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें पड़ जाएं तो हमारी त्वचा में जो है वो कैंसर नामक एक बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो कैंसर भी बहुत बड़ी बीमारी है आजकल, आप लोग सुने होंगे। तो इन सभी क्या पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का काम करता है ओजोन परत। इतना समझ गए? आगे चलें। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसे हम प्राणदायिनी वायु भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राणदायिनी वायु। और ऑक्सीजन को जो है प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है ना। इसके लिए क्या करना है हमें? यहाँ देखिए, यहाँ मैं चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक तरह का उपकरण है, इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। आप अपनी किताबों में भी चित्र को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या करना है, 2 परखनली लेनी है ना, और एक परखनली को हमें जैसा चित्र में दिख रहा है उस तरह से उसे जमा लेना है। ठीक है, इस तरह से उसे सेट कर लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, एक परखनली लेंगे, उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट को लेंगे। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक परख नली लगी होगी, रबर की नली, और दूसरी परख नली जो है इसे हमने उल्टा करके रखा है ना। परख नली इस तरह से एक कांच का होता है, आपने अपने कक्षाओं में देखा होगा।
या नहीं भी देखा है तो आप जब जाओगे स्कूल तब अपने शिक्षकों से कहें कि हमें परख नली देखनी है। ठीक है, तो ये परख नली बिल्कुल कांच की एक नली होती है। तो एक परख नली में हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया और दूसरी परख नली को हम इस तरह से पानी से भरे टब में उल्टा करके रखेंगे और यहाँ जो पोटेशियम परमैंगनेट है वहाँ एक रबर की कार्क लगी होगी। कार्क मतलब समझ लीजिए एक ढक्कन है ना। परख नली जो होती है वो पूरी खुली होती है, तो उसमें एक कार्क लगा देंगे, रबर का एक ढक्कन होता है उसे लगा देंगे। फिर वहाँ से एक रबर की नली निकाल करके ये दूसरी वाली परख नली में, जिसको हमने पानी में उल्टा करके रखा है, वहाँ हम डाल देंगे। इस तरह से सेट कर लेने के बाद में क्या करेंगे, हम पोटेशियम परमैंगनेट वाली परख नली को गर्म करेंगे प्रयोगशाला में। ठीक है, गर्म करने के बाद में पोटेशियम परमैंगनेट जो है गर्म होने लगेगा, उसमें से धुआं निकलने लगेगा, है ना। तो वो धुआं जो है या गैस जो है यहाँ से निकल करके इसमें से इस उल्टी रखी हुई परख नली में ऊपर जाने लगेगी। तो जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगी तो हम यहाँ देख सकते हैं ये छोटा छोटा बुलबुला, है ना। ये जो है बुलबुला के रूप में हमको जो दिखेगा वही होगा ऑक्सीजन। है समझ में? और इसे आप अच्छी तरह से किताब में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। किताब में भी ये देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, तो इससे भी आप देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें कुछ हमें सावधानी भी रखनी है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करते समय हमें परख नली को क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। और जब भी परख नली को हम पकड़ते हैं किसी चीज़ को, ऐसे मोमबत्ती या लैंप होता है जो प्रयोगशाला में, उसमें गर्म करते हैं तो परख नली का जो मुंह होता है उसको अपनी तरफ नहीं रखना है, उसको दूसरी साइड रखना है, क्योंकि उसमें से जो निकलने वाला जो गैस है वो डायरेक्ट हमारे नाक पर पड़ सकता है, या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि गर्म होकर उबलने लगता है तो वो हमारे ऊपर उसके छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए हमें ये सावधानी भी रखनी है कि परख नली को हमेशा उसका मुंह जो है, खुला वाला मुंह दूसरी साइड में रखना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ गए कि हम प्रयोगशाला में किस तरह से ऑक्सीजन को बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन के भौतिक गुण। ऑक्सीजन के भौतिक गुण। ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या क्या हम देख सकते हैं? रंग, रंग, गंध या घुलनशील या स्वाद, है ना। ऑक्सीजन दिखने में कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसमें कोई गंध होती है या नहीं, वो घुलनशील होता है कि नहीं, और उसका स्वाद कैसा होता है। तो मैं बता दूं, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकला कि ऑक्सीजन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता। गंध कैसा होता है, गंधहीन। ऑक्सीजन गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होती उसमें। घुलनशील, वो जल में अल्प विलेय होता है। अल्प मतलब थोड़ा मात्रा में विलेय, है ना, थोड़ी मात्रा में वो घुल सकता है, पूरा नहीं घुल पाता। और स्वाद, स्वाद कैसा होता है, वो भी स्वादहीन। ठीक है, ऑक्सीजन के भौतिक गुण में हम देखेंगे रंग। ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है, रंगहीन होती है ऑक्सीजन, है ना, गंधहीन और अल्प विलेय होती है, और स्वाद में स्वादहीन होती है। ठीक है, तो ये हैं इसके
भौतिक गुण। अब हम देखें उसके रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। यदि हम प्रयोगशाला में बनाए हुए परखनली में जो एकत्रित किए गए ऑक्सीजन हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन किस तरह से बनना है, तो उसे जब परखनली में हम एकत्रित करेंगे, उस ऑक्सीजन गैस को यदि हम एक परखनली में एकत्रित कर लेते हैं, एकत्रित करने के बाद हम इसी परखनली में उसके रासायनिक गुण को देखेंगे। उसका एक क्रियाकलाप है। यदि हम ऑक्सीजन से भरी परखनली में एक जलती हुई अगरबत्ती को पास में लाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती को एक जलती हुई अगरबत्ती यदि हम इसके पास में लाएं तो इसमें से धुआं निकलेगा। अगरबत्ती जलते हुए देखी है ना आप लोगों ने, तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा वो धुआं जो है ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेगा। ऐसे ही यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हल्का उसमें से कम धुआं निकलता है, लेकिन यदि हम उसको ऑक्सीजन से भरी परखनली के पास में लाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है ना। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन जो है स्वयं ज्वलनशील नहीं है ना, स्वयं नहीं जलता है ऑक्सीजन, लेकिन जलने में क्या करता है, सहायता देता है, सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील नहीं है, स्वयं नहीं जलता, लेकिन वो जलने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन के उपयोग। ऑक्सीजन के उपयोग पहले भी हम जानते हैं और अभी भी मैं बताई कि ऑक्सीजन को हम श्वसन क्रिया में लेते हैं। जितने भी जैवधारी पृथ्वी पर मौजूद हैं सभी श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन सभी पेड़ पौधे जीवधारियों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या है, पर्वतारोही, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले, ठीक है। पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं, जैसे एवरेस्ट की चोटी पे आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी में, कई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पर जब लोग चढ़ाई करते हैं तो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें एक परत, एक सीमित जो दूरी है उसके ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है ना। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से हम पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जा रहे हैं तो इतना तक हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन इसके ऊपर यदि हमें जाना है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। या फिर हम कोई ऊंची चढ़ान चढ़ रहे, कोई पहाड़ है, या देखो ये पहाड़ यहाँ से ऊंचाई तक है ना, इस लेयर के ऊंची तक गई हुई है ये पहाड़, तो हमें यहाँ तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ तक जाने के लिए ऑक्सीजन तो हमें चाहिए श्वसन के लिए। तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, तो सिलेंडर, पीछे में एक सिलेंडर लगाया जाता है जो बैग के जैसा है, वो ढोते हैं और वो उसका एक मास्क लगाते हैं मुंह पे,
है ना। मास्क लगाते हैं, उसके बाद वो आसानी से ऊपर चले जाते हैं। तो उसका उपयोग वो कब करते हैं, जहाँ उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तब उसे ऑन करते हैं और फिर अपने मुंह में उसका मास्क लगा करके फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, है ना। तो पर्वतारोहियों के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक होता है और गोताखोर के लिए, गोताखोर किसे कहेंगे, जो पानी में गोते लगाते हैं, तैरते हैं, ठीक है। तो नदी तो हमारा छोटा होता है, लेकिन अगर कोई समुद्र के अंदर जाता है ना, तो समुद्र भी कैसा होता है, पृथ्वी की सतह से, मतलब जहाँ ये सतह है मान लो हमारी पृथ्वी की, तो यहाँ से अगर वो नीचे जाता है ना, जैसे एक ऊंचाई में एक सीमित एक लेयर जो होती है उसके ऊपर ऑक्सीजन कम होता है ना, उसी तरह से नीचे भी यदि हम पृथ्वी के अधिक नीचे तक जाएं, निचली सतह तक जाएं, ज़मीन के अंदर भी जाएं या समुद्र के अंदर भी जाएं, तो भी वहाँ हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, ठीक है। तो उस स्थिति में गोताखोर भी क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर और मास्क अपने मुंह में लगा करके नीचे जाते हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने टीवी में एडवर्टाइज में कि जब वो तैरते हैं समुद्र के नीचे जाते हैं तब अपने मुंह में मास्क लगाए हुए होते हैं, याद आया आप लोगों को। तो उसी तरह से वो भी अपने साथ मास्क लगा करके सिलेंडर ऑक्सीजन का भर करके नीचे लेकर के जाते हैं। तो ये समझ गए गोताखोर, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, श्वसन में, पर्वतारोहियों के लिए, गोताखोरों के लिए, और किसके लिए, हाँ, अस्पताल में जो दमे के मरीज होते हैं, है ना, दमे के मरीज मतलब जिनको श्वसन लेने में कठिनाई होती है, श्वसन लेने में कठिनाई होती है, उन लोगों के लिए भी हॉस्पिटल में क्या करते हैं, एक सिलेंडर लगा होता है, बेड में पेशेंट लेटा हुआ है और उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ है। तो आप सभी लोग देखे होंगे, है ना, फिल्मों में ज़रूर देखे होंगे। तो उस तरह से मास्क लगाया जाता है। और नवजात शिशुओं के लिए भी जब ऑक्सीजन की उनके शरीर में कमी हो जाती है तब भी वो अपने साथ उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। और है दूसरा वेल्डिंग में, वेल्डिंग जब की जाती है, वेल्डिंग के जो दुकान होते हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा किसी लोहे की सामग्री को जब जोड़ा जाता है, कोई टेबल कुर्सी या किसी चीज़ को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के समय में, जैसे मान लो ये कोई टेबल है ना, इसका यहाँ से ये लोहे का पैर ये टूट गया है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे ले करके वेल्डिंग की दुकान में जाएंगे, फिर जब वो इसे जोड़ेगा, जॉइंट करेगा, तब क्या करेगा वो दुकान वाला, यहाँ पर हल्की सी चिंगारी एक निकलती है, आपने देखा होगा कि चश्मा लगाकर वो किसी लोहे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, उस समय चश्मा लगाते हैं और उसमें से हल्का सा चिंगारी जैसा निकलता है। आप लोगों ने आते जाते कहीं देखा होगा, ये वेल्डिंग की दुकान में देखी होगी। तो वेल्डिंग में भी जो है ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, समझ गए। अब आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन का उपयोग। ऑक्सीजन का उपयोग तो अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन का उपयोग। आपने कभी सोचा है यदि पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा हो, है ना, केवल ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। किसी चीज़ की अधिकता भी क्या होती है, नुकसानदायक होती है ना। तो अभी हम प्रतिशत में देखें तो नाइट्रोजन कितना था, 78% और ऑक्सीजन 21%, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करता है ना। ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है, तो उसकी सक्रियता को कम कौन करता है, नाइट्रोजन, है ना। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की
सक्रियता को कम करता है ना। इसका पहला कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करना। दूसरा क्या है, पेड़ पौधों और जीवधारियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस उपयोगी होता है। ठीक है, पेड़ पौधों और जीवधारियों की वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन गैस उपयोगी होता है। ठीक है, इनकी वृद्धि के लिए, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो पेड़ पौधों और जीवधारियों के वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन गैस आवश्यक होता है। और नाइट्रोजन गैस की विशाल मात्रा है ना, नाइट्रोजन गैस को यदि हम हाइड्रोजन गैस के साथ मिला दें और उस के साथ क्रिया कराएं तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराएं तो क्रिया करने के पश्चात में क्या बनेगा, अमोनिया, है ना, अमोनिया बनेगा। और इसी अमोनिया का उपयोग यूरिया बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस अमोनिया का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, यूरिया बनाने में किया जाता है। और ये यूरिया क्या है, उर्वरक है। ठीक है, यूरिया क्या है, उर्वरक है। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा अमोनिया। अमोनिया का उपयोग यूरिया बनाने में किया जाता है और ये यूरिया जो है एक प्रकार से उर्वरक है, खाद है। ठीक है, जो हम अभी खेतों में लगाते हैं या अपने बाड़ियों में लगाते हैं ना, यूरिया वही है, देखे होंगे आप लोगों ने। और नाइट्रोजन जो है निष्क्रिय प्रवृत्ति होती है नाइट्रोजन की, तो निष्क्रिय प्रवृत्ति की होने के कारण नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, क्या किया जाता है, विद्युत लैंपों में भरा जाता है। विद्युत लैंप में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो निष्क्रिय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये थे नाइट्रोजन के उपयोग। और एक है भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए। पैकेट खुला, देखिए पांचवा क्या है, नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए। इस तरह से पैकेट में जो आती है आलू की चिप्स, ठीक है, तो या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैकेट बंद होती है, आप लोग खाते हो दाल या लेस कुरकुरे जो भी चीज़ें, तो उसमें क्या होती है, काफ़ी मात्रा में इसमें हवा भरी होती है ना। इसमें खाद्य पदार्थ तो कम मात्रा में होती है लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसमें गैस भरी होती है ना। तो जैसे ही हम पैकेट खोलते हैं तो पैकेट खोलने के बाद में वो गैस जो है निकल जाती है और उसमें का जो चिप्स होता है वो बिल्कुल हमको क्रंची लगता है ना। मतलब नमी उसमें नहीं पड़ा होता है, नमी बाहर होती है, पैकेट के अंदर नमी नहीं जा पाती है, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन गैस के उपयोग। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एक बार ज़रूर किताब को, तब अच्छे से समझ में आएगा। और वायु प्रदूषण, अगला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को हम एक छोटा सा क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। हम एक क्या करेंगे, छोटा सा पेपर लेकर के उसमें वैसलीन लगा देंगे और उसे हम वाहन जहाँ चलते हैं या घर के आसपास या उद्योगों के आसपास कहीं पर भी हम रख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ रखा था, ये देखिए वैसलीन लगा करके मैंने इसे छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, तो इसमें धूल के कण चिपक गए हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वायु हमारा कितना प्रदूषित है। हम यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारा वायु कितना प्रदूषित है ना। कहीं पर भी हम वैसलीन इस तरह से पेपर में या तेल लगा करके रख दें तो उसमें धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण चिपक जाते हैं। तो प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या होता है, निलंबित कण
और अवांछित गैसों का इतना अधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण में इतना अधिक बढ़ जाना जिससे कि मनुष्यों और जीवधारियों के लिए उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना, ये क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक है, समझ में आया? निलंबित कणों और अवांछित गैसों का हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ही जिससे मनुष्यों और जीवधारियों को हानि हो, वायु प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप जब आप स्कूल जाते हो घर से निकल करके, तब भी आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों की पत्तियों के ऊपर काफ़ी मात्रा में धूल जमी होती है, तो वो सब क्या है? वायु प्रदूषण के कारण होता है ना? कहीं कार्बन जम जाता है, कहीं धूल के कण जम जाते हैं, तो ये सभी वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? वाहन, है ना? वाहनों का बहुत तेज़ी से आजकल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाहनों का बहुत अधिक बढ़ जाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। वाहनों के चलने से जो धुएं निकलते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं, इन सब से वायु बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। और दूसरा है उद्योग, है ना? उद्योग मतलब कल कारखाने या कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जिससे भी बहुत अधिक मात्रा में धुएं निकलते हैं या कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ विसर्जित किया जाता है जो कि यूं ही ऐसी खुले में छोड़ दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है, ऐसी कहीं भी भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है, तो इन सब से भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। कचरे जो हैं वो हम यूं ही जला देते हैं, तो जलने से भी जो धुआं होता है उससे भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं, है ना? वायु प्रदूषण से हम बचाव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगानी है। पेड़ जो होते हैं ये प्रकृति के फेफड़े हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में फेफड़े हैं जिससे वायु हमें शुद्ध मिलता है हमारे शरीर को, उसी तरह से ये प्रकृति के फेफड़े होते हैं ये पेड़। तो पेड़ हमें अधिक मात्रा में लगानी चाहिए और जहाँ तक हो सके वाहनों की नियमित जाँच करानी चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। पेड़ लगाने चाहिए, धूम्रपान कम करना चाहिए। इस तरह से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे का पार्ट लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लें अपने किताबों को देख करके, पढ़ करके। तो चलिए, धन्यवाद।